साझेदारी में अब तक जो हम लोग पढ़े हैं, अब उसका हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं और आप उसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहले आप निशान लगाइएगा चारों विकल्प में, कौन आपका सही है। पहले आप लोग देख लीजिए, इसमें ये आपके 6 प्रश्न हैं। इसमें अभी और इसमें हम लिखेंगे, जिसमें से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके और अपने मन से इसको हद से हद 2 मिनट में आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, आइए अब इसको हम देखते हैं। सत्ता की साझेदारी में जो हम लोग अब तक पढ़े थे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में, अब उसमें जो प्रश्न बनते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है, बेल्जियम की सीमाएं निम्न में से किस देश से लगती हैं? आपको हम बताए थे, इसमें आप लोग नोट्स अगर किए होंगे हमारे पहले वीडियो में, तो उसमें हम पड़ोसी देश बताए थे बेल्जियम कि बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, अर्थात बेल्जियम यूरोप देश में स्थित है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। और हम यह भी बताए थे कि बेल्जियम के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प दिया फ्रांस जर्मनी, दूसरा विकल्प दिया नीदरलैंड, तीसरा दिया लग्जमबर्ग और लास्ट डी उपर्युक्त सभी। पूछा क्या है, बेल्जियम की सीमाएं निम्न में से किस देश से लगती हैं? तो हम आपको बताए थे कि बेल्जियम देश की सीमाएं फ्रांस से भी लगती हैं, जर्मनी से भी लगती हैं, नीदरलैंड से भी उसकी सीमाएं रेखा लगती हैं, लग्जमबर्ग से भी उसकी सीमाएं रेखा लगती हैं। अर्थात इसमें हमारा जो विकल्प है बेटा वह सही होगा डी उपर्युक्त सभी। ये हमारा विकल्प सही होगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बेल्जियम की कितने प्रतिशत जनसंख्या फ्लेमिश इलाके में रहती है? बेल्जियम की कितने प्रतिशत जनसंख्या फ्लेमिश इलाके में रहती है? तो हम आपको जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि बेल्जियम जो देश है वह 2 इलाकों में क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक फ्लेमिश क्षेत्र था और दूसरा वेलोनिया क्षेत्र था। अब हमको यहां बताना है कि जो फ्लेमिश क्षेत्र था उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या, जो जनसंख्या थी वह फ्लेमिश इलाके में रहती थी। 40%, 50%, 59% और डी हमारा विकल्प है 62%। तो इसमें हमारा जो विकल्प है सी, कितने प्रतिशत? 59% लोग जो थे फ्लेमिश इलाके में निवास करते थे। और ये लोग कौन सी भाषा यूज करते थे? ये लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे। आपको हम बताए होंगे ये लोग जो थे डच भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए अगला तीसरा हमारा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते थे? पहली बात तो देखिए क्या बोला, बेल्जियम की राजधानी क्या है इसमें? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें कितने प्रतिशत लोग जो थे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे? क्योंकि हम आपको यहां बताए थे कि फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषी लोग थे, जो 59% लोग जो है डच भाषा का प्रयोग करते थे। और जो वेलोनिया क्षेत्र था उस वेलोनिया क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंच भाषी लोग रहते थे, जिनकी संख्या इनके अपेक्षा बहुत कम थी। और यहां पर पूछा है कि जो राजधानी है, राजधानी में कितने प्रतिशत लोग जो हैं फ्रेंच भाषा यूज करते थे? तो राजधानी जो थी, राजधानी में 20% लोग जो थे डच भाषी थे, जो डच भाषा का प्रयोग करते थे, और 80% जो लोग थे वे लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहां पर हमारा जो विकल्प है कितने प्रतिशत होना चाहिए? 80% होना चाहिए। ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें फ्रेंच भाषा पूछा है।
और यहीं पर अगर पूछ लेता कि डच भाषा कितने लोग बोलते हैं तो कौन सा आपका सही होता? 20, क्योंकि 20% लोग जो थे डच भाषा का यूज करते थे। कंफ्यूज मत होना भाई। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, फ्लेमिश इलाके में कितने प्रतिशत कितने लोग रहते थे फ्लेमिश इलाके में? तो 59% लोग फ्लेमिश इलाके में थे, लेकिन कौन सी भाषा यूज करते थे? डच भाषा। डच भाषी लोग संख्या 59% थी। और यहाँ पर क्या पूछा है, राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे? तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा? 80% लोग जो थे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कहां पर? ब्रुसेल्स में। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहां पर श्रीलंका के बारे में प्रश्न आपका आ गया और आपको पता होगा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और पूछा है कि यहाँ पर श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखिए जो सिंहली लोग थे ये किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। ये बौद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो थे सिंहली लोग थे और इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी श्रीलंका में। यह बहुसंख्यक समुदाय में आते थे। कौन लोग? सिंहली लोग। अर्थात बहुसंख्यक का मतलब कि इनकी संख्या उस देश में बहुत ज्यादा थी। और आपसे हम बताए थे राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत इनका एक दबदबा रहता था सिंहलियों का, और इन्हीं की सत्ता रहती थी श्रीलंका के अंतर्गत। तो श्रीलंका में जो सिंहलियों की आबादी थी कुल जनसंख्या का 74% यानी कि 74% लोग जो थे निवास करते थे श्रीलंका में, जो सिंहली समुदाय से संबंधित थे। और देखिए यहीं पर एक और आपका प्रश्न आ सकता है कि श्रीलंका में जो तमिलों की आबादी थी वह कितने प्रतिशत थी? श्रीलंका में, नोट कर लेना इसको, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत थी? हम बताए थे ना तमिल कौन लोग थे? अल्पसंख्यक लोग थे। तो इनकी आबादी कितनी थी वहां पे? जैसे आप बता दें कि सर सिंहलियों की जो संख्या वहां पर 74% थी श्रीलंका में, तो जो वहां पर अल्पसंख्यक तमिल लोग थे उनकी संख्या कितनी थी? तो तमिलों की जो आबादी थी 18% थी। श्रीलंका में तमिल समुदाय के जो लोग थे या तमिल भाषी लोग जो थे इनकी संख्या जो थी 18% थी। अब इसमें एक और हमारा प्रश्न आ जाता है कि जो श्रीलंका में जो लोग रहते थे यानी कि श्रीलंकाई मूल के जो तमिल थे वे कितने प्रतिशत लोग थे? जो श्रीलंकाई मूल के थे, पहला हम क्या बोले बेटा? श्रीलंका में तमिलों की संख्या कितनी थी? आप बताए 18%। अब हमारा वहीं पर थोड़ा सा एक प्रश्न आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, कि श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल के कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते थे या तमिल लोग थे? तो उनकी संख्या 13% थी। कितनी प्रतिशत बेटा? 13%। कौन लोग थे? श्रीलंकाई मूल के तमिल। और केवल अगर पूछे श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत थी तो 18%। यह पूछे श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल तमिलों की संख्या कितनी थी तो 13%। अब आता यहीं पर प्रश्न, वहां पर जो ईसाई लोग थे, ईसाई समुदाय, श्रीलंका में जो ईसाई समुदाय थे वे वहां की आबादी के कितने प्रतिशत निवास करते थे, यानी कितने परसेंट उनकी आबादी थी ईसाइयों की? तो वह 7% थी। 7% जो आबादी थी किसकी थी बेटा? ईसाइयों की थी। क्लियर? अब ये आप जनसंख्या भूलेंगे नहीं बेटा। सिंहलियों की आबादी 74% यहां पर है, तमिलों की आबादी 18%, 18%। यहीं पर अगर श्रीलंकाई मूल के तमिल तो आपके 13%, 13% लोग आएंगे। 13% लोग श्रीलंकाई मूल के तमिल। अब फिर एक प्रश्न आ जाएगा कि ईसाइयों की संख्या कितनी थी श्रीलंका में? तो ये बेटा 7%, 7% थे ईसाई लोग श्रीलंका में निवास करते थे। तमिल, ईसाई ये लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते थे।
बहुसंख्यक कौन था श्रीलंका में? सिंघली समुदाय के लोग थे। सिंघली लोग बहुसंख्यक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद से आपका इसमें प्रश्न एक आ जाता है, पांचवा प्रश्न, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना बेटा, बताओ सभी लोग, आप पढ़े होंगे आप लोग। चलो अच्छा, 1947 पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा 1948 दिया है, फिर तीसरा 1949 और डी 1951। तो आप लोग बेटा क्या पढ़े हैं कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? बी, 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अर्थात श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। अब उसके बाद से देखिए आपका जो प्रश्न छठवां है, श्रीलंका में किस वर्ष सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया? ये देखिए, श्रीलंका में किस वर्ष सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया? तो आपको हम बताए थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया, पहले आप गेस करिए। इसमें 1951, उसके 1952, 1953 और चौथा यहाँ पे 1956। तो इसमें हम आपको बताए थे सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में। ये आपका जो चौथा ऑप्शन है यह सही होगा 1956 में। अगला देखिए प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न इसमें है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम आपको बताए थे कि जो बेल्जियम देश था उसने सत्ता की साझेदारी को बहुत बेहतर तरीके से अपने देश के संविधान में लागू किया था, जिससे इसके पड़ोसी देश बड़े प्रभावित हुए इससे। और सभी यूरोपीय देश यही चाह रहे थे कि ब्रुसेल्स के अनुसार ही हमारे भी देश के अंतर्गत जो प्रकार का भेदभाव था, जातीयता भेदभाव था, वह खत्म हो जाए, जिसको बेल्जियम देश ने खत्म कर दिया था। उसी बेल्जियम देश के नक्शे कदम को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को बना दिया गया। तो देखिए इसमें यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है नहीं, पेरिस गलत है। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ब्रुसेल्स, यह आपका सही ऑप्शन है, ये आपका नहीं होगा जकार्ता। तो इसमें देखिए लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स और जकार्ता में अगर पूछ दे कि इसमें से यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये आपकी राजधानी किसकी है? बेल्जियम की। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि जब कभी अगर पूछे यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ब्रुसेल्स में। अगर देश पूछे तो क्या बताएंगे? बेल्जियम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन एशियाई देशों में भाषा और जातीयता के आधार पर संघर्ष की समस्या उत्पन्न हुई थी? किन देशों में भाषा में और जातीय आधार पर समस्याएं उत्पन्न हुई थी, आपस में संघर्ष किए थे? तो पहला ऑप्शन आपका है लेबनान व श्रीलंका, दूसरा आपका अफगानिस्तान व सीरिया, तीसरा है यमन व लीबिया और चौथा आपका ईरान व इराक। तो हम पढ़े क्या अभी तक इस सिलेबस में? 2 ही देश के बारे में पढ़े हैं, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। तो देखिए इसमें कहीं श्रीलंका को दिखाई दे रहा है, ये पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन देखिए इसमें लेबनान व श्रीलंका, जिसमें हम दोनों देशों के बारे में पढ़े थे। एक बार पढ़े थे खलील की समस्या या खलील की उलझन, छोटा सा कहानी था, आपको हम बताए होंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आप पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं दिए होंगे।
वहां पर हम लेबनान के बारे में बताए थे कि लेबनान में किस तरीके से दंगा हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, जिसमें जो खलील नामक जो लड़का था या व्यक्ति था, उसके चाचा उस गृह युद्ध में मारे भी गए थे। कारण क्या था? भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर वहां पर लड़ाई हुआ था, जातीयता के आधार पर। और भाषा के आधार पर गृह युद्ध कहां हो रहा था? श्रीलंका में। तो पूछा क्या इस प्रश्न में कि भाषा और जातीय संघर्ष की समस्या कहां कहां पर थी। तो देखो, भाषा अगर पूछे भाषा की समस्या कहां पर थी तो श्रीलंका में, भाई तमिल भाषी थे और कौन लोग? सिंघली लोग थे। लेबनान में जाति संघर्ष था, जाति वहां पर कई विभागों में बटा हुआ था और जहां पर इनकी संख्या कम थी वहां पर संघर्ष देखने को मिलता था और जिसमें बहुत व्यापक पैमाने पर लोग मारे भी गए थे। तो लेबनान और श्रीलंका दो ऐसे देश थे जो भाषा और जातीय आधार पर वहां पर संघर्ष की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आता है पहला, ए ऑप्शन, यह सही है, लेबनान व श्रीलंका। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न आता है, लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है। आप अगर खलील की उलझन पढ़े होंगे तो इसमें बता सकते हैं कि लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, ये बहुविकल्पी में यहां पर ध्यान देना, नहीं है मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक नहीं होगा, 3 तो होगा सत्य। तो लेबनान के संदर्भ में तो हम आपको क्या क्या इसमें पहले पढ़ लीजिए आप लोग, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए, सी। तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए, और डी आपका है उप प्रधानमंत्री यहूदी हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम आपको जब बताए थे लेबनान के बारे में, जब ये थोड़ा सी कहानी को बताए थे खलील कुल, उसमें बताए थे कि लेबनान की जो समस्या थी उससे निपटने के लिए वहां के संविधान में बदलाव किया गया और एक स्थायित्व का दर्जा वहां पे दे दिया गया कि यह पद इस जाति के लिए सुरक्षित रहेगा, चाहे भविष्य में आने वाले में कितनों लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए, किसी भी जाति की संख्या ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें जो पद होगा वह पद अस्थायित्व रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें पहला जो बदलाव किए गए थे, क्या क्या सत्य है उसमें, क्या क्या रखा गया, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा, सत्य एकदम, ये आपका पहला भी सही है। लेबनान के संविधान में कहा गया कि जो सुन्नी मुसलमान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया कि संसद का जो अध्यक्ष होगा शिया मुसलमान होना चाहिए, यह भी सही है। जो संसद का अध्यक्ष होगा वह क्या होना चाहिए? शिया समुदाय का होना चाहिए, शिया मुसलमान होना चाहिए अध्यक्ष, और सुन्नी मुसलमान क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री। और सी ऑप्शन इसमें दिया है, यह भी हमारा सही है कि राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए, यह भी हमारा सही है कि जो राष्ट्रपति का पद है वह किस जाति को दिया गया? कैथोलिक ईसाई को दिया गया। अर्थात कैथोलिक ईसाई धर्म से जो लोग होंगे, इस समुदाय जो लोग होंगे वे राष्ट्रपति बनेंगे। अर्थात राष्ट्रपति का पद किसको दिया गया? कैथोलिक ईसाई समुदाय को दिया गया। और उप प्रधानमंत्री का पद यहूदी का हो सकता है, तो यहां पर यह ऑप्शन हमारा गलत है। यहां पर जो उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया यह ऑर्थोडॉक्स ईसाई को दिया गया है। किसको दिया गया बेटा? ऑर्थोडॉक्स ईसाई, याद रखना। अगर ऑप्शन में यह दिया रहेगा तो चारों सही हो जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या दिया है डी में कि उप प्रधानमंत्री यहूदी हो सकता है, गलत, ये नहीं हो सकता। हम पढ़ाए थे, कौन क्या बताए थे कि उप प्रधानमंत्री कौन होगा? ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। देखिए, ऑर्थोडॉक्स ईसाई क्या बनेगा? उप प्रधानमंत्री, और कैथोलिक ईसाई क्या बनेगा? राष्ट्रपति। तो यहां पर हम क्या समझे, इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है लेबनान के संदर्भ में? अरे कौन सा गलत है, माफ कर दीजिए, सही नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री यहूदी हो सकता है, यह हमारा ऑप्शन गलत है, बल्कि हमारा जो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जो उप प्रधानमंत्री होगा वह ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। 10वां जो इसमें हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये बहुविकल्पी है, सत्ता के क्षैतिज वितरण। सत्ता के क्षैतिज वितरण, इसमें पहला हमारा ऑप्शन में दिया है विभिन्न राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, गलत, ये नहीं है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बताए थे। और तीसरा आपका है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा। और डी आपका है सरकार के राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसमें देखिए क्या पूछा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। हम दो वितरण बताए थे आप लोगों को, सत्ता के क्षैतिज वितरण और सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, कि किस तरीके सत्ता को कई भागों में बांट करके व्यवस्थाओं को चलाने की बात संविधान में की जाती है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन इसमें दिया है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का सबसे बेहतर जो आपका उदाहरण है वह बी ऑप्शन आपका है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारे का मतलब क्या है, सरकार के कौन कौन से विभिन्न अंग हैं? तो हम आपको बताए थे इसमें कि आपका पहला है कार्यपालिका, ये अंग है, ठीक है ना, ये क्षैतिज वितरण है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और एक आपका हो गया इसमें न्यायपालिका। ये तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण, सत्ता मतलब शक्ति को एक क्षैतिज वितरण के रूप में बांटा गया। कैसे? कार्यपालिका की अपनी शक्ति है, व्यवस्थापिका की अपनी शक्ति है, न्यायपालिका की अपनी शक्ति है, और तीनों अपने अपने शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं, अर्थात देश की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। तो ये कार्यपालिका की अपनी अलग शक्ति है, व्यवस्थापिका की अपनी अलग शक्ति, न्यायपालिका की अलग है। तो तीनों आपस में बांट करके सत्ता चलाते हैं, अर्थात शक्ति का प्रयोग करते हैं देश के भीतर। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य क्या है कि उसको कई अंगों में बांट करके व्यवस्थाओं को चलाना। तो जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके शक्तियों को बांटा जाता है, तो इसको हम कहते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण। ठीक, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पर सरकार के विभिन्न अंग, तो सरकार के विभिन्न अंग का क्या मतलब बेटा यहाँ पे हुआ? सरकार के विभिन्न अंग का मतलब हुआ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आपस में बांट करके क्या करते हैं? व्यवस्थाओं को चलाते हैं। इसको हम कहते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता के क्षैतिज वितरण, यह कहलाता है। यह हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 11वां हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते क्या है? क्या कहते हैं? यानी कि उच्च और निम्न स्तर, ध्यान दीजिएगा, उच्च और निम्न स्तर। उच्च मतलब केंद्र में एक सरकार होती है, फिर राज्य में सरकार होती है, फिर राज्य के नीचे पंचायती राज, सामुदायिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। देखिए उच्च से निम्न, यहाँ पर क्या किया गया? समान रूप से बांटा गया शक्ति को। तो समान रूप से शक्तियों को बांटा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं, समान रूप से। और यहाँ पर उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे केंद्र सरकार की अपनी शक्ति होती है, ठीक, केंद्र थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद राज्य सरकार या प्रांत की सरकार आती है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था होता है आपका।
पंचायती राज व्यवस्था अथवा आप कह सकते हैं सामुदायिक व्यवस्था। तो इस तरीके से उच्च से निम्न स्तर तक क्या किया जाता है, सत्ता को बांटा जाता है। तो उच्च से निम्न को सत्ता बांटने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, केंद्र है, फिर राज्य है, फिर पंचायती अथवा सामुदायिक व्यवस्था है। क्षैतिज वितरण में शक्ति बराबर बराबर है, लेकिन इसमें जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो होता है उसके पास ज्यादा शक्ति, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम क्या कहते हैं, उच्च और निम्न स्तर के सत्ता, यानी कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। आपका क्षैतिज वितरण नहीं होगा। क्षैतिज वितरण कौन सा होगा, यहाँ पे हम बता दिए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मतलब शक्तियों को एक बराबर भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर क्षैतिज वितरण नहीं होगा। ठीक, उच्च से निम्न स्तर के बीच बंटवारे को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ख्याल से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है ये ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि शक्तियों को बराबर बराबर भागों में बांट करके चलाना, ठीक, व्यवस्था को चलाना। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है कि शक्तियों को ऊपर से लेकर के, उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक बांट करके व्यवस्थाओं को चलाना। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति, फिर राज्य के पास, फिर पंचायती व्यवस्था के पास, ऐसे करके उसको उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक शक्तियों को बांट करके चलाना सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है ये। उसके बाद से आपका 12वां जो आपका आता है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे विकल्प हम आगे नहीं लिख पाए हैं। तो सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखिए क्या है कि सामुदायिक सरकार हम आपसे बताए थे कि एक समाज के लोग मिल करके अपने उसी क्षेत्र की व्यवस्थाओं को चलाते हैं आपस में मिलजुल करके, तो ऐसी व्यवस्था को हम सामुदायिक कहते हैं। यहाँ पर जो हम लिखे हैं सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो एक लाइन में इसको याद कर लीजिएगा कि जब सत्ता मतलब शक्ति, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में बांट दिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक व्यवस्था, और ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। तो ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आपका हो गया, आपका सत्ता की साझेदारी की, और लगभग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस जितना भी बताए हैं, और आप हो सके तो अलग से भी जो हम आपको इसमें नहीं लिखे थे अलग से नोट्स बना करके बहुविकल्पियों की प्रश्न संख्या बढ़ा करके आप उसमें नोट्स कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोग आगे का इसका चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।